दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी के बारे में, यानी व्यावसायिक अध्ययन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे जो हम चैप्टर आज देखेंगे वो चैप्टर का नाम क्या है? वो चैप्टर का नाम है संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग यानी ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर को आज बहुत अच्छे से आपको बताएंगे सब कुछ। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स आती है उन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। तो बस आपको क्लास में पूरे बने रहना है, शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है। बहुत ही खास यहाँ पे क्लासेस होगी। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आती थी ना अगर ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में, तो आज यहाँ पे प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगी, ये मेरा गारंटी है। आपको बस वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बिजनेस स्टडी से रिलेटेड अभी आपको सारे लेक्चर्स मिल गए हैं। अभी से पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो, और लगातार आगे आपको मिलते रहेगी। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट टॉपिक से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला जो टॉपिक है वो क्या है? हमारे पास पहला जो टॉपिक है वो है संगठन। सबसे पहले चैप्टर का नाम समझिए, क्या है? संगठन। यानी संगठन होता क्या है, ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। देखिए आपको बता चुके हैं क्या चीज, अभी तक बता चुके हैं आपको प्रबंध क्या होती है। पहला क्लास में आपको बताए थे प्रबंध क्या होती है। उसी में प्रबंध के बारे में जब आपको बताए थे उसमें बताए थे कि प्रबंध के कार्य कितने होते हैं। तो अलग अलग कार्य बताए थे। सबसे पहला कार्य बताए थे नियोजन, दूसरा बताए थे संगठन। तो यहाँ पे वही जो है दूसरा कार्य के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्या है? प्रबंध का कार्य है। संगठन क्या है? प्रबंध का एक कार्य है और महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ पे इसी को ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक बात करें संगठन, जहां पे जिस व्यवसाय में जिस उपक्रम में संगठन बहुत अच्छा होगा तो वहां पे क्या होगा ना कि मतलब वहां पे अगर वस्तु का उत्पादन जो है अगर वो खराब भी होता है तब भी वो अच्छा फेमस हो सकता है। और अगर वहीं पे बहुत अच्छा प्रोडक्ट आप बना लिए, संगठन नहीं है आपके व्यवसाय में, तो आपका अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद भी व्यवसाय खत्म हो सकती है, लॉस में जा सकती है। तो संगठन के इतना बहुत ज्यादा महत्व है। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझिए। आगे आपको व्यवसाय करते हैं या फिर आप कहीं भी काम करने जाते हैं, कोई भी फर्म कोई भी कंपनी में, तो आपको उस समय ये सब काम देने वाला है और ये सब जो है बेसिक नॉलेज है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से देखना चाहिए। तो संगठन क्या होता है? संगठन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है आप देखे होंगे। और आपको पता होगा जब आप क्लास 10th वगैरह में थे तो आप जानते होंगे एक छोटा छोटा मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है, ऑर्गेन से आपका जो है शरीर पूरा बना होता है। छोटा छोटा कोशिका से आपका शरीर बना होता है। तो सोचिए इतना छोटा छोटा कोशिका से जो आप खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं और उससे इतना बड़ा शरीर का निर्माण हो सकता है, वही जो है, और इतना हम लोग प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप सोचिए कि अलग अलग लोग जो अपने क्षेत्र में अच्छे अच्छे लोग हैं, अगर वो एक साथ आ जाते हैं तो कितना अच्छा प्रोडक्टिव वो काम कर सकते हैं। या फिर आप खुद ही सोचिए, एक टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, अगर मानिए आपको जो टॉप टीचर लगते हैं जो ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सब एक साथ मिलके आ जाए और आपको क्लासेस प्रोवाइड करें, कितना अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट भी आएगा, आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। इसलिए संगठन यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग विशिष्टीकृत लोगों का एक समूह होता है जो साथ मिलकर एक लक्ष्य के लिए जो है अपना काम करते हैं। अभी से पहले हम आपको बता चुके हैं क्या चीज, नियोजन के बारे में बताए थे। क्या चीज आपको बता देते हैं, नियोजन के बारे में हम आपको बताए थे। नियोजन इससे पहला चैप्टर में, तो नियोजन में हम यहाँ पे देखे थे क्या चीज, यहाँ पे हम लोग ने एक चीज डिसाइड किया था कि व्यवसाय का क्या लक्ष्य है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग तो लक्ष्य को डिसाइड किए थे। क्या किए थे ना, पहला आपको नियोजन वाला चैप्टर में बताए थे कि सबसे पहला काम यही होता है कि एक लक्ष्य का निर्धारण करना और उस लक्ष्य के लिए और भी प्लानिंग करना, और भी सारा चीज उसके बारे में सोचना, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस व्यक्ति से करवाना है, कितना खर्चा आएगा, कितने सालों तक ले करना है। तो ये सब के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? नियोजन से। अब यहाँ पे हम लक्ष्य को तो डिसाइड कर लिए कि लक्ष्य हमारा ये है कि हमें कुछ भी एक काम करना है। जैसे हमें जो है क्या चीज, मान लीजिए हमें जो है एक कपड़ा का दुकान खोलना है। हम कपड़ा पे ही पिछला बार एग्जांपल लिए थे, इस बार भी वही पे लेते हैं। कपड़ा का एक फैक्ट्री खोलना है, ठीक है। हम ये लक्ष्य को डिसाइड कर लिए। अब यहाँ पे आइए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी, बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी। कोई लेबर होंगे, कोई हमारे हेल्पर होंगे। मतलब अगर हम बताइए, अगर इस कंपनी, इस पूरे फैक्ट्री का हम यहाँ पे अगर ऑनर होंगे तो हमारे नीचे भी काम करने के लिए और भी लोगों की जरूरत होगी, जो कि उच्च प्रबंधक भी होंगे, मध्य स्तरीय प्रबंधक भी होंगे और या फिर निम्न स्तरीय प्रबंधक भी होंगे, कर्मचारी होंगे, पर्यवेक्षक होंगे, ये सब जो है होंगे। तो इसके लिए अलग अलग लोगों की जरूरत होती है और वही अलग अलग लोग एक साथ लाएंगे और उसको क्या कहेंगे? संगठन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए
क्या है परिभाषा? संगठन से हमारा अभिप्राय सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन करने से होता है। देखिए, संगठन से हमारा क्या अभिप्राय है? सामूहिक उद्देश्य। हमारा एक उद्देश्य है कि हमें कपड़ा का फैक्ट्री खोलना है। बस ये एग्जांपल है, आप कोई भी ले सकते हैं एग्जांपल में। हम यहाँ पे मान लीजिए कपड़ा का फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है? विभिन्न अंगों से मैत्रीपूर्ण समायोजन करने से होता है। मतलब अलग अलग लोग इसके लिए चाहिए। कुछ चाहिए, यहाँ पे लेबर चाहिए, हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए? एक मैनेजर चाहिए, तो यहाँ पे ये सब लोगों की जरूरत है। और भी कई सारे लोग होंगे, सिर्फ 2 ही लोग थोड़ी रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। एक पर्यवेक्षक होंगे जो देख रेख करने के लिए होंगे, एक ट्रेनर होंगे जो ट्रेन करेंगे, लोगों को प्रशिक्षण देंगे। तो ये सब यहाँ पे हमें लोगों की जरूरत होगी। और यहाँ पे उस सब में क्या होगा? मैत्रीपूर्ण समायोजन होगा। सब जो है मित्रवत होके एक साथ काम करेंगे। और इस किसके लिए काम करेंगे? ये जो हमारा सामूहिक लक्ष्य है कि हमें ये कपड़ा का फैक्ट्री खोलना है और बहुत अच्छे से संचालन करना है, तो इस उद्देश्य के लिए ये लोग मिलके काम करेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं क्या चीज? ये दिख रहा है, संगठन कहते हैं। क्लियर? अब यहां पे देखिए, आपको दूसरे परिभाषा के रूप में आपको बताते हैं कि संगठन किसे कहते हैं। आपको देखिए संगठन किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया। तो ये सब बहुत आसान है, ये सब आपको प्रॉपर समझ में आएगी, तो अच्छे से देखिए। और अभी संगठन चैप्टर जो है आपको आगे अगले चैप्टर में भी काम देने वाली है, उससे अगले चैप्टर में भी काम देने वाली है, तो इसलिए अच्छे से देखना पड़ेगा आपको। अभी देखिए, व्यवसाय के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों, समूहों तथा विभागों के मध्य जो है समन्वय स्थापित करने की कला को संगठन कहते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है व्यवसाय के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए। क्या चीज? व्यवसाय के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए। यहाँ पे हमारा जो लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों, जैसे यहाँ पे देखिए विभिन्न व्यक्तियों, अलग अलग लोग हुए, अलग अलग समूह। अब यहाँ पे समूह और विभाग, जैसे मान लीजिए अगर आपको बुक प्रिंटिंग का आपको क्या करना है? एक मतलब शॉप खोलना है बुक प्रिंटिंग का, तो आपको वहां पे अलग अलग लोग चाहिए, अलग अलग आपको मतलब सॉरी आपको अगर बुक प्रिंटिंग बड़े लेवल पे करना है, तो आप यहाँ पे खुद ही सोचिए कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज की जरूरत होगी। आपको जरूरत क्या क्या चीज की होगी? आपको जरूरत होगी ये सारे चीज की। एक तो पहला आपको चाहिए एक ऐसा जो कि मतलब जो डिजाइन क्रिएट करे, मतलब आपको बुक का डिजाइन बनाए, मतलब कोई भी आपके पास कस्टमर आया वो उसका डिजाइन किस तरीके से, उस डिजाइन को एक पूरा हमारा टीम है जिसमें अलग अलग लोग मिलके अपना अपना उस डिजाइन को तैयार कर रहे हैं। उसके बाद अगला आपको चाहिए प्रिंटिंग विभाग, जो आपको उसको में प्रिंट करे, प्रिंटिंग विभाग चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए? उसके बाद आपको चाहिए क्या चीज? बाइंडिंग विभाग। तो अलग अलग लोग की जरूरत होती है हर एक चीजों में। तो यहाँ पे अलग अलग समूह, अलग अलग विभाग के मध्य जो है समन्वय स्थापित करने की कला को समन्वय कहते हैं। समन्वय का मतलब आपको पता है ना कि बिखरे हुए तंत्रों को एक साथ करना, मतलब अलग अलग जो तंत्र है, अलग अलग जो मतलब लोग हैं, सबको एक साथ करने को क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि संगठन किसे कहते हैं। कोई कहीं से दिक्कत नहीं होना चाहिए। संगठन क्या है? प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो कि लगातार चलते रहती है। अब चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं संगठन के लाभ अथवा विशेषताएं को, लेकिन आप थोड़ा सा पहले आप संगठन की परिभाषा आप अच्छे से कॉपी में नोट करिए, ये जरूरी है। कोई भी स्टूडेंट इग्नोर नहीं करेंगे इस बात को। मतलब ये आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल हम रखे हुए हाथ में और हम पढ़ लेंगे, इससे अच्छा है कि आप जो है अभी यहाँ पे नोट कर लीजिए। अभी हम आपको 1 मिनट टाइम देंगे, आप जल्दी से कॉपी निकाल के इसको नोट करिए, फिर हम अगले टॉपिक को देखेंगे। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, काफी मजा आने वाला है। जल्दी जल्दी सब लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। अभी चलिए नोट करिए जल्दी जल्दी। मेरे ख्याल से आप लोग नोट कर लिए होंगे, जल्दी से जो नहीं किए हैं जल्दी करिए। हो गया? चलिए दोस्तों, यहां पे हम मान लेते हैं कि आप लोग का हो गया, आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं। अब यहां पे हम लोग के पास अगला जो टॉपिक है वो क्या है? संगठन के लक्षण। संगठन के क्या लक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में आप लोग को जानना है। संगठन की क्या विशेषताएं, कुछ तो उसमें खूबी होगी जिसके कारण हम उसका
इस्तेमाल करते हैं, हम उसका उपयोग करते हैं, हम उसके माध्यम से चलते हैं अपने व्यवसाय को और भी अच्छा लेवल पे ले जाने के लिए। तो यहाँ पे इसकी विशेषताएं क्या क्या है चलिए देखते हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं और इसमें से देखिए, संगठन व्यक्तियों का समूह है। संगठन क्या है? व्यक्तियों का समूह है। आपको बताए थे जैसे ये सब लोग हैं, देखिए ये सब अलग अलग लोग हुए, तो ये सब क्या हुआ? व्यक्तियों के अलग अलग समूह हो गए, मतलब ये जो हो गए अलग अलग व्यक्तियों के समूह हो गए, संगठन कहलाती है। तो पहला विशेषता ये है कि इसमें अलग अलग लोगों का समूह होता है संगठन में। उसके बाद संगठन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। देखिए इसमें बहुत सारे प्रोसेस आती है। संगठन प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज आती है, मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य दिया जाता है, जो उद्देश्य रहता है उसके पूर्ति उसको पूरा करने के लिए लोग काम करते रहते हैं। तो ये क्या हो गया? एक प्रक्रिया हुआ। कोई भी काम को करना क्या होता है? प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है। तो ये भी क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया। उसके बाद आगे है संगठन एक साधन है, साधन नहीं। यहाँ पे साधन का मतलब आपको पता होगा कि मतलब संगठन एक साधन है। व्यवसाय को उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अलग तरीके से मतलब क्या करना होता है? अलग अलग तरीके से उसको हेल्प करना होता है। साधन मतलब उसके एक इक्विपमेंट है जिसके थ्रू जो है मतलब चल सकता है व्यवसाय को और भी जल्दी अपना लक्ष्य की प्राप्ति मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे साध्य नहीं है। साध्य का मतलब क्या होता है? एंड, अंत। मतलब ये जो है व्यवसाय का क्या है? संगठन जो है एक साधन है, व्यवसाय को हमेशा हेल्प करती है, एक उद्योग को हमेशा हेल्प करती है, उसको अंत नहीं करती है। साध्य का मतलब होता है क्या चीज? साध्य का मतलब क्या होता है? अंत होता है, ठीक है, अंत यानी एंड। व्यवसाय का एंड नहीं है वो। यहां पे समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे क्या है? संगठन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। बिल्कुल, संगठन जो है प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। और यहाँ पे संगठन क्या है? प्रबंध के दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। पहला जो है क्या है? नियोजन है, दूसरा यहाँ पे संगठन है। उसके बाद आगे देखिए, संगठन एक संरचना यानी ढांचा है। इसमें क्या है कि अलग अलग लोगों का यहाँ पे क्या है? समूह है और उसमें अलग अलग लोगों का रिश्ता, रिलेशन यहाँ पे बताया जाता है कि कौन आपके उच्च पदाधिकारी है, कौन आपके नीचे जो है लोग काम करते हैं। तो अलग अलग लोगों का यहाँ पे समूह होता है जिसमें क्या होता है? उसके संबंधों के बारे में व्याख्या होती है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाती है? संगठन एक संरचना या ढांचा है। संगठन उद्देश्यात्मक होता है। बिल्कुल, संगठन जो होता है एक उद्देश्यात्मक होता है कि एक उद्देश्य के लिए काम करता है। जैसे यहाँ पे ये सारे लोग मिलके काम किए, मतलब मिल के अब एक साथ हो गए हैं, तो ये क्या हो गया? संगठन हो गया। और ये सारे लोग एक कपड़ा की फैक्ट्री के लिए या फिर कोई एक लक्ष्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसलिए उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? संगठन उद्देश्यात्मक होता है। संगठन सार्वभौमिक होता है, मतलब ये हर एक जगह अप्लाई हो सकती है, चाहे वो व्यवसाय ये यहाँ पे अगर सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? सभी जगह, हर एक जगह, चाहे वो गैर जो है लाभकारी संगठन हो या फिर लाभकारी संगठन हो। मतलब जो व्यवसाय आखिर चल रहा होगा, जो लाभकारी के लिए होगा, मतलब जो प्रॉफिट कमाने के लिए होगा, वहां भी ये अप्लाई होता है। और जहां पे गैर लाभकारी भी होता है वहां पर भी अप्लाई होता है। आगे देखिए, संगठन संचार की प्रणाली है। संगठन से देखिए अलग अलग लोग एक साथ हो जाते हैं और इससे क्या होता है? संचार बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। मतलब एक दूसरे को बताते डालते हैं कि ये आपको समाचार है, ये आपका संचार है, कम्युनिकेशन, कोई एक इंफॉर्मेशन मिली तो वो जल्दी एक दूसरे के पास पहुंच जाती है। अभी हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे ये आपका क्लियर हो गया होगा संगठन की लक्षण एवं विशेषताएं। थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे देखेंगे। पहले आप जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर अगला टॉपिक देखेंगे। हर एक टॉपिक के बाद आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, जस्ट 1 मिनट का, और आपको उसमें लिखना रहता है जो हम इस टॉपिक में पढ़ाए हैं। लिखने की आदत अभी से डालिए। जो लोग अभी लिखने से कतरा रहे होंगे, ये आप जानिए कि एग्जाम में लिख के ही मार्क्स मिलेगा। वहां पे आपको क्लासेस देखना नहीं रहेगा। एग्जाम में बोला जाएगा लिखने को, और उस समय अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो फिर दिक्कत होगी। लिखिए लिखिए जल्दी जल्दी सब लोग, नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, अभी हम लोग का संगठन जो चैप्टर चल रहा है, इसमें आगे जो हम अभी देखे हैं विशेषताएं, इसको नोट डाउन करिए। जब हम समझा रहे होते हैं उस समय समझिए, और जब लिखने का टाइम देंगे उस समय लिखिए। अभी टाइम दिए हुए हैं तो अभी जल्दी जल्दी सब लोग लिखिए। चलिए दोस्तों, अब लगभग हो गया होगा आप लोग का
यहाँ पे सब समझ में आ गया होगा और नोट डाउन भी कर लिए होंगे। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है संगठन का महत्व अथवा लाभ। संगठन के कुछ तो लाभ होंगे, कुछ तो इसका महत्व होगी, जिसके कारण हम इसका जो है इससे जो है काम लेते हैं और भी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में। तो देखिए, प्रबंधकीय कार्य क्षमता में वृद्धि। अब देखिए, अलग अलग लोग मिल गए, अलग अलग यहाँ पे हम विभाग में बदल दिए। ये जो है इसका डिपार्टमेंट हो गया, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, बाइंडिंग डिपार्टमेंट। अपना बुक का जो है यहाँ पे बड़े लेवल पे मतलब बाइंडिंग का मतलब हमें बुक बनाने, बुक प्रिंटिंग करने का हम शॉप खोले हैं या फिर अपना एक फैक्ट्री खोले हैं। तो वहां पे देखिए अब क्या हो गया, अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट बन गया। डिजाइन के लिए, उसके बाद प्रिंटिंग के लिए, उसके बाद बाइंडिंग के लिए ये डिपार्टमेंट बन गया। तो अब यहाँ पे सब डिपार्टमेंट मिलके क्या करेगा, अपना मतलब अपना अपना काम करेगा। इससे क्या होगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगा। उसके बाद देखिए, विकास को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा, स्वतः ही संगठन को करने से स्वतः ही विकास जो है होने लगता है, कोई भी संस्था, कोई भी व्यवसाय, कोई भी उद्योग में। आगे यहाँ पे देखिए, समन्वय को सुविधाजनक बनाना। मतलब इससे क्या होता है, समन्वय जो होता है वो सुविधाजनक हो जाता है। समन्वय में क्या होता है, अलग अलग लोग जो होते हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। बिखरे हुए तंत्र जो होते हैं, बिखरे हुए जो व्यवस्था होता है उस सबको एक साथ करना। तो यहाँ पे समन्वय को ये सुविधाजनक बनाता है संगठन। उसके बाद है प्रबंध के विकास एवं प्रशिक्षण में सहायक। इससे क्या होता है, प्रबंध के विकास होती है एवं प्रशिक्षण में भी सहायक होते हैं। अलग अलग लोगों को ट्रेंड करना होता है कि अगर वो लेबर में आ रहा है, अगर कोई एक बाइंडिंग के मतलब बाइंडिंग में आ रहा है, बाइंडिंग करने के लिए, अगर मान लीजिए बुक का, तो उसको अगर मान लीजिए उसी काम के लिए हमेशा दिया जाए, वही काम दिया जाए, तो वो उस चीज में विशिष्टीकरण ला सकता है, वो उस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रशिक्षण भी उसको दिया जाता है कि भाई इस काम को ऐसे करना है तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसे ऐसे करते चलो, उसको नॉलेज दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रशिक्षण में भी सहायक होती है। भ्रष्टाचार को रोकता है। देखिए, जब संगठन होता है तो अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग लोग होते हैं जिसको जवाब देना होता है अपने उच्च पदाधिकारी को। इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार को भी रोका जाता है। उसके बाद मनोबल में भी वृद्धि होती है, क्योंकि हर एक लोग को अपना अपना कार्य पता होता है कि हमें ये काम करना है और मतलब हमारा ये काम है ही तो करना ही पड़ेगा। तो उसको क्या रहेगा कि नहीं भाई, अपना काम जो है हम अपना काम संपन्न कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, मनोबल में वृद्धि होती है। जब उसका काम खत्म हो जाता है, सोचिए कितना खुशी मिलता होगा। जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी, आप लोग को कितना खुशी मिलता है। इवन हमें भी मिलता है। अभी जैसे अगर बात करें, मेरा खुद का तबियत अभी तक सही नहीं हुआ है, लेकिन हम आपके लिए क्लासेस दे रहे हैं ताकि अपना सिलेबस जो है वो मतलब टाइमली कंप्लीट हो जाए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आए। चलिए, ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करते। हम अक्सर कोशिश करते हैं क्लासेस में बिल्कुल हम पर्सनल कोई भी बात नहीं करें, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि मतलब ये सोचते रहते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आखिर क्यों नहीं होगा कंप्लीट, टाइमली होगा कंप्लीट। आगे देखिए, संगठन प्रक्रिया के कदम कौन कौन से हैं। थोड़ा सा आपको टाइम देते हैं, संगठन के महत्व अथवा लाभ। ज्यादा टाइम नहीं देंगे, बहुत देंगे तो 30 सेकंड, जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे देखेंगे। 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से नोट डाउन करिए। संगठन प्रक्रिया के कदम आगे टॉपिक है। अभी संगठन का महत्व अथवा लाभ नोट डाउन करिए। हम हट चुके हैं, सब साफ साफ दिख रहा होगा। जिनको नहीं दिख रहा है, क्वालिटी बढ़ाइए वीडियो का, दिखेगा। चलिए, हो गया होगा आप लोग का। संगठन का महत्व अथवा लाभ लिख लिए? नहीं लिखे, क्लास को रोक के भी लिख सकते हैं, या फिर इस क्लास को होने के बाद भी क्लास कहीं जाएगी थोड़ी, आप ही लोग के पास रहेगा। देखिएगा, लिखते रहिएगा बाद में। अभी हम लोग के पास यहाँ पे है संगठन प्रक्रिया के कदम। संगठन प्रक्रिया में कौन कौन से कदम आते हैं उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से काम होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे कार्य की पहचान एवं विभाजन। तो यहाँ पे जो है कार्य की पहचान करेंगे कि कौन कौन सा काम है, उस काम को हम पहचानेंगे। उसके बाद उसका विभाजन करेंगे, अलग अलग लोगों को अलग अलग अपना कार्य सौंपेंगे। उसके बाद है विभागीकरण, यानी यहाँ पे क्या हुआ, विभागीकरण, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है बांट दिए। मतलब अगर मानिए जो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपको अगर इसके बारे में अगर आपको बताए ना, तो बहुत अच्छे से आपके बुक में छोटा छोटा लाइन लिखा हुआ है और बहुत अच्छे से लिखा हुआ। विभागीकरण मतलब समान काम जो होता है ना, सब अगर एक साथ बैठेंगे, मान लीजिए अगर किसी का काम क्या है, विज्ञापन करना और उस क्रय करना, मतलब सॉरी विक्रय करना। तो अब देखिए, जो विज्ञापन कर रहे हैं वो जानते हैं कि जो है कैसे खरीदेंगे,
जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, वो कैसे खरीदेंगे, तो उस हिसाब से विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट करते हैं। और उनको ये भी पता है तब तो मतलब वो बेच भी सकते हैं, खुद भी विक्रय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो दोनों क्या हो गया, सेम डिपार्टमेंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वही विभागीकरण होता है। कुछ इसी तरीके से आपके बुक में भी लिखा हुआ है। चलिए आपके बुक से भी थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ पे एसवीपीडी का बुक है, आपके पास कोई भी बुक है, सब में कुछ इसी तरीके से लिखा रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके पास अगर कोई भी बुक है तो। देखिए, कार्य की पहचान एवं विभाजन। अब अगर इसके बारे में हम आपको बताएं, कार्य की पहचान एवं विभाजन, सुनिएगा गौर से। संगठन प्रक्रिया का सर्वप्रथम कदम पूर्व निर्धारित योजना की पहचान करना तथा कार्य का विभाजन करना। मतलब जो हमने पहले एक लक्ष्य जो डिसाइड किया है, उसमें कौन कौन से काम आएंगे, कौन कौन से काम करना पड़ेगा जिससे ये लक्ष्य हमारा पूरा हो सकता है, उसकी पहचान करना और उस कार्य को विभाजन अलग अलग लोगों में करना। तो इसमें अगर हम बात करें तो जैसे एक मोबाइल सेट का निर्माण करने वाली कंपनी विभिन्न क्रियाएं जो है इस प्रकार कर सकती है, जैसे कच्चा माल का क्रय, मोबाइल के पुर्जों का क्रय, उत्पादन करना, तैयार माल का स्टॉक करना, अनुसंधान करना, विज्ञापन करना, विक्रय करना, लेखांकन करना, कर्मचारियों को व्यवस्थित करना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाती है, कार्य की पहचान करना और विभाजन करना। तो यहाँ पे पहला जो कदम ये होती है कि कार्य जितने भी है उसको पहचान करो और सबको अपना अपना बांट दो। उसके बाद में विभागीकरण, चलिए इसको भी समझिए। विभागीकरण क्या होता है, डिपार्टमेंटलाइज क्या होता है, लाइजेशन क्या होता है, तो इसको समझिए। जब कार्य को छोटी छोटी प्रबंधकीय क्रियाओं में बांटा जाता है तो उसमें से जो क्रियाएं समान प्रकृति की होती है उसका जो है साथ साथ समूहन किया जाता है, ग्रुपिंग किया जाता है। इसको समझिएगा, एक बार फिर से अच्छे से सुनिए। जब कार्य को छोटी छोटी तथा प्रबंधकीय क्रियाओं में बांटा जाता है, कार्य को छोटी छोटी तथा प्रबंधकीय क्रियाओं में बांटा जाता है तो उसमें जो क्रियाएं समान प्रकृति की होती है, तो उसमें जो क्रियाएं समान प्रकृति की होती है उसका साथ साथ समूहन किया जाता है, ग्रुपिंग किया जाता है। ठीक है, ग्रुपिंग किया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार जो है निर्धारण विशिष्टीकरण को सरल बनाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, कच्चा माल का क्रय करना और तैयार पुर्जे का क्रय करना, तो यहाँ पे जो है क्रय विभाग को चला जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अनुसंधान, ये सब जो है क्या हो जाएगा, उत्पाद विभाग के पास चला जाएगा। विज्ञापन और विक्रय जो है विपणन विभाग के पास चला जाएगा। तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाता है। क्या चीज, विभागीकरण। मतलब जो छोटे छोटे कार्य में हम बांटेंगे ना, तो जो कार्य जो है समान होगा वो सब आपस में मिल जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट बन जाएगा। उसके बाद है कर्तव्यों का आवंटन, मतलब हर एक लोगों को अपना अपना काम को सौंप देना। यहाँ पे देखिए, विभिन्न कर्मचारियों को कार्य का आवंटन अथवा निर्धारण अति आवश्यक है। जब एक बार विभागों का निर्माण कर दिया जाता है तो प्रत्येक कार्य को एक व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया जाता है। तत्पश्चात कार्यों का विभाजन सदस्यों को उनकी निपुणता एवं क्षमता के आधार पर आवंटित किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये है कि कर्तव्यों का आवंटन में अगर बात करें तो हर एक जो डिपार्टमेंट बढ़ गया, सब चीज का डिपार्टमेंट, जैसे डिजाइन का डिपार्टमेंट, प्रिंटिंग का डिपार्टमेंट और बाइंडिंग का डिपार्टमेंट, सब में हम एक एक लोग को हेड बना दिए, एक एक लोग को हेड बना दिए। अब वो एक एक लोग जो है अपना अपना हिसाब से सिलेक्शन कर लेगा कि कौन से व्यक्ति को कौन सा काम दे हम अपने अंदर। जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए अच्छा होगा, जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए अच्छा होगा उसको वो कार्य दे दिया जाएगा। जो एक काम को अच्छे तरीके से कर लेगा उसको वो अपना अपना काम देते चलेगा, तो वो अपना डिपार्टमेंट मैनेजर देखेगा। उसके बाद सूचनाएं प्रेषित करने के लिए संबंध स्थापित करना, सूचनाएं प्रेषित करने के लिए संबंध स्थापित करना। समझिए इसको, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक समान उद्देश्य को प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं तो उसके मध्य संबंधों की स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए। हर एक लोगों का संबंध जो होता है आपस में क्या होता है उसकी व्याख्या किया जाना चाहिए संगठन के अंतर्गत। और प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि कौन उसका अधिकारी है और कौन उसका अधीनस्थ है। तो यहाँ पे मतलब हर एक लोगों को ये पता होना चाहिए कि उसके ऊपर कौन से उसके हेड हैं और कौन से लोग नीचे काम कर रहे हैं मेरे अंदर, सबको ये पता होना चाहिए। ताकि क्या होगा, अपने अंदर के जितने भी लोग होंगे सबको सूचना दे सकते हैं, सबको पहचान सकते हैं और उससे अपना अच्छा से काम करवा सकते है। और मतलब ये सारा चीज यहाँ पे संगठन प्रक्रिया के कदम हो गए। तो यहाँ पे 4 कदम है, आपको अच्छे से कॉपी में नोट करना है। फिर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है संगठन का वर्गीकरण, तो इसको मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे से देखना। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट है। अगला हमारे पास जो टॉपिक है, तो पहले नोट करिए संगठन प्रक्रिया के कदम 4 जल्दी से। जल्दी जल्दी सब लोग नोट डाउन करिए, फिर हम आगे देखेंगे अभी जस्ट।
जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी सब लोग। हो गया, जल्दी जल्दी करिए। संगठन प्रक्रिया के कदम कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, आपको बताए हैं, सब नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है संगठन का वर्गीकरण। चलिए संगठन का वर्गीकरण भी अब हम लोग देख ही लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो है संगठन का वर्गीकरण मतलब इसके कितने भी टाइप में डिवाइड किया गया, तो इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया। एक औपचारिक संगठन यानी फॉर्मल, इसको क्या कहते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल, फॉर्मेट नहीं होता है, फॉर्मल होता है। उसके बाद यहाँ पे है क्या चीज? अनौपचारिक संगठन यानी अनफॉर्मल। तो बिल्कुल यहाँ पे औपचारिक संगठन का मतलब यहाँ पे समझिए, औपचारिक संगठन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए, संगठन तो आपको समझ में आ गया होगा। संगठन किसे कहते हैं? अलग अलग लोगों का समूह को होना और वो साथ में मिलकर काम करना, इसको संगठन कहते हैं। अब यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। समझिए, औपचारिक संगठन प्रबंध के मतलब हर एक स्तर पर जितने भी लोग हैं उनको अपना अपना कार्य को अच्छे तरीके से निर्धारण कर देना, वर्गीकरण कर देना, सबको अपना अधिकार, अपना उत्तरदायित्व सब पता होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? पता होता है। इसको क्या कहते हैं? औपचारिक संगठन। मतलब जितने भी लोग हैं, चाहे बात करें लेबल, चाहे बात करें मैनेजर, चाहे बात करें ट्रेनर, चाहे बात करें सीईओ, या फिर चाहे बात करें हम लोग यहाँ पे कोई भी और भी लोग, मतलब अगर अपर मैनेजर हो गया, कोई भी मैनेजर हो गया, सबको अपना अपना कार्य पता होना चाहिए, उसका उत्तरदायित्व पता होना चाहिए, उसका अधिकार पता होना चाहिए, उसको अपना कर्तव्य पता होना चाहिए। वो होते हैं औपचारिक संगठन में। अनौपचारिक संगठन में क्या होती है? इसको देखिए। अनौपचारिक संगठन में लोग जो है मित्रवत मिलकर काम करते हैं, मतलब अपना अपना, चल भाई तू भी काम कर, चल भाई हम भी काम करते हैं। लेकिन इसमें क्या है? फॉर्मल है भाई, ऑफिस की तरह है, ऑफिस की तरह बिहेव करो, ऑफिस में आए हो ऑफिस की तरह बात करो, हाय सर, गुड मॉर्निंग, इस तरीके से मतलब। और अनौपचारिक संगठन में और भाई कैसा है, तो यहाँ पे इस तरीके से, मतलब दोनों यही डिफरेंस है कि औपचारिक यानी फॉर्मल में क्या आया? हाय सर, गुड मॉर्निंग। उसके बाद इसमें अनौपचारिक में और भाई कैसा है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। मतलब इसमें अनफॉर्मल तरीके से लोग काम करते हैं और इसमें जो है फॉर्मल तरीके से लोग काम करते हैं। अब आपको इसके बारे में भी आपको अच्छे से बताते हैं, मतलब बेसिकली आपको क्या है अच्छे से बता दिए हैं। अब देखिए, थोड़ा किताबी लाइन को भी देखना चाहिए। औपचारिक संगठन से आशय एक ऐसे संगठन से, औपचारिक संगठन की बात कर रहे हैं, पहला प्रकार। औपचारिक संगठन से आशय एक ऐसे संगठन से है जिसमें प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों को उसका अधिकारों, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी जाती है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? सबको अपना अपना स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दिया गया है, उसका क्या अधिकार है, उसका क्या कर्तव्य है, उसका क्या उत्तरदायित्व है, सबको अच्छे से बता दिया गया। अपने अपने अकॉर्डिंग काम करो, किसी को कोई ज्यादा मतलब नहीं रखना एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बहुत सारे लाभ भी होते हैं। जैसे यहाँ पे लोग को एक दूसरे का दबाव रहता है, ऊपर से दबाव मिलता है। उसके बाद अगर बात करें, इसमें आदेश की एकात्मकता होता है। एक जो सीनियर लोग होते हैं वो अपने निचले लोग को बोलते हैं कि काम करो, तो वो काम करता है फॉर्मल होके, क्योंकि सर हमें बताए हैं। और यहाँ पे जो है इससे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे इसके फायदे होते हैं, आप बुक से भी रीड कर सकते हैं। हालांकि हम इसके बारे में आपको औपचारिक संगठन से आपको पता ही है कि एक लोग अगर आपको काम देंगे तो उसको आप सीरियस लेके काम करोगे और उसको आप जल्दी करने की कोशिश करोगे। अनौपचारिक संगठन में क्या हुआ कि सब मतलब मिलजुल के काम कर रहे हैं, क्या भाई क्या दोस्त ऐसे करके। तो इसमें क्या होता है, सबको अपना अपना जो है अधिकार, अपना उत्तरदायित्व, अपना जवाबदेही पता नहीं होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये होता है। और इसमें सब जो है मित्रवत मतलब काम करते हैं। और इसमें इसका ये फायदा होता है अनौपचारिक संगठन का कि कोई भी जैसे इन्फॉर्मेशन आपको देना था, कोई भी संचार आपको करना है, इसमें अगर एक लोग को बता दिए तो दूसरे को कॉल करते जाएगा, भाई कल मीटिंग है, चल आना, चले आना, पार्टी होगा अपने लोग के बीच में। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा। और यहाँ पे तो मतलब एक जो है आपके हेड जो है, डिपार्टमेंट के हेड जो है वो कॉल करेंगे, आ जाना, मतलब एकदम अच्छे से लेटर लिखेंगे या फिर ईमेल लिखेंगे अच्छे से कि हाय आई एम ये व्यक्ति इस कंपनी से डायरेक्टर, और आपको आना है यहाँ पे इतने तारीख को, ये मीटिंग रखा गया है, इस पर्पज से रखा गया है। तो मतलब एक डिफाइन करके दिया जाता है। तो ये हो जाती है औपचारिक संगठन, ये होती है अनौपचारिक संगठन।
इस दोनों में अंतर जो है आप बुक से भी देख सकते हैं, बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। हालांकि आप यहाँ पे जो बताए हैं आप उस तरीके से आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पे आज के इस क्लास में हम बस यहीं तक रुकते हैं और यहाँ पे जितने भी टॉपिक बताए ना सब इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया आप इसको दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से डिटेल में हम क्लियर किए हैं। कहीं से हम कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहें, चाहे यहाँ पे देखिए हर एक चीजों को डिटेल में बताए हैं। बिल्कुल आपको सब समझ में आ गया होगा, समन्वय क्या होता है, इसके लाभ विशेषता क्या होती है, लक्षण क्या होती है, ये सब आपको पता हो गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्लास पसंद आया होगा। इसको लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जल्दी से बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते चले। अगले क्लास में हम जितने भी आगे टॉपिक बाकी है उसको हम लोग प्रॉपर देखेंगे। चलिए बाय बाय, टाटा।